आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 11th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके महत्वपूर्ण 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं जो इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि आपकी इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 2 से क्लास 11th के बोर्ड परीक्षा में टोटल 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और आज के इस वीडियो में हम जितना भी प्रश्न बताएंगे उसी के अंदर 5 हूबहू प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में दिखने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी, है ना। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज, कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है। तो आपको पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अधिक ग्राम में इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻27 kg, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकल्स विच कैरी अ चार्ज ऑफ 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम। क्या कह रहा है कि हमारे पास चार्ज कितना है, तो चार्ज हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम। तो कहता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको सीधा ट्रिक से बता देते हैं। आपको कहीं निकालना क्या रहेगा, क्या आपको निकालना रहेगा चार्ज ऑन मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं निकालना रहेगा, वो भी कितना में तो 5.5 इंटू 10⁻16 कूलम में आपको क्या पूछेगा कि बताइए कितना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो उसको फिर भागा दे देना है कितना से 1.6 इंटू 10⁻19 से। कहने का मतलब कि जितना कूलम दिया रहेगा ऊपर में लिखेंगे 5.5 इंटू 10⁻16 ऊपर में लिखेंगे और उसको डिवाइड किससे कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उससे, है ना। लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हम लोग नहीं लगाते क्योंकि हमको नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर में हमको माइनस प्लस से कोई भी मतलब नहीं है। माइनस प्लस सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए होता है कि ये नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो इसको सॉल्यूशन करने तो आपको आता ही होगा, ध्यान देना है यहाँ पे कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है 1.6, ये हमारा ये है, ऊपर में 5.5, नीचे हमारा कितना 1.6, है ना। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है और ये वाला पावर है माइनस में, ऊपर में जाएगा तो आपको पता होगा कि ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 1.6, है ना। फिर हमारा ये इंटू क्या हो जाएगा 10⁻16 और 10⁻19, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻, देखिए ध्यान दीजिए 10⁻+3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारा पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ भी एक पॉइंट के बाद एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो दोनों पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग को और कुछ लगाना गुना भागा करने का जरूरत नहीं। यहाँ हो गया हमारा 16, यहाँ हो गया हमारा 55, है ना। तो 16 से इसको काटेंगे 55 को तो 16 कम 16 तिया हो जाता है 48, है ना। 16 तिया कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। अब देखिए 16 तिया 48 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 7 बचा, 55 में 48 होता है ना, तो 7 बचता है कि नहीं बचता। अब फिर करेंगे 7, तो 7 तो भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगा पॉइंट पड़ेगा, है ना। फिर भागा देंगे तो हो जाएगा 70, तो 16 × 5 = 80 हो जाता है ना, तो 16 × 6 = 64, तो फिर 4 बार लेंगे तो 16 × 6 कितना हो जाता है 64। अब 70 में 64 हम लोग ले लिए, तब कितना बचा हमारा, तो बचा कितना हमारा बचा 6 बचा, तो फिर हो गया हमारा 60, है ना। फिर 16 से भागा देंगे तो 16 × 5 = 80 हो जाता है ना। फिर 4 बार लेंगे तो 16 × 6 = 64 हो जाता है, तब लेंगे कितना बार 3 बार, है ना। तो 16 तिया कितना हो गया हमारा 48 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सो? चलिए 16 तिया 48 हो गया। अब ध्यान दीजिए हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 60, हुआ 48, तो बचा है 12, है ना। फिर हम लोग एक करेंगे तो 12 × 120 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, एक 12 और एक 0 बैठाएंगे तो फिर हमारा 16 × 85, 16 × 6 = 96, 16 × 5 = 20 से, यानी 5 बार में हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया वैल्यू 3.435 इंटू 10⁻3। कहने का मतलब यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, इसको सर्व करके क्या लिख सकते हैं 3.435 इंटू 10⁻3।
कोई दिक्कत है। अब देखिए 10⁻³ है, अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटा रहे हैं तो आपको पता होगा कि 10⁻- चढ़ता है, कहीं पॉइंट को इधर ले जाते हैं तो उतना माइनस चढ़ता है, कितना, तो जितना डिजिट है, 3 डिजिट है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10⁻³ और 10⁻+3 खत्म हो जाएगा। नहीं तो देखिए ये पावर सेम है ना, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो, तो पावर क्या हो जाता है, जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है ना। अब देखिए -3 जुड़ेगा और +3 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा ना, और 10 पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली हमारा कितना आ गया, 34, मतलब ये 3435 ये आ गया, यानी 3435 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 3435 यहाँ पे है कहीं, देखिए हमें कहीं नहीं मिल रहा है लेकिन हमको मिल रहा है 3432, तो लगभग आ रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। इसको कैसे बनाएं, यहाँ पे जो चार्ज है उसको ऊपर में लिखें और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको नीचे लिखें, बस भागा कर दिए, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलिए इसको ध्यान दे देना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एटॉमिक मास किसके इक्वल टू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी P + N के बराबर होता है ना, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Fe 56 है 26 है ना, ऊपर में हमें हमारा लिखा रहता है एटॉमिक मास, नीचे रहता है हमारा एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A - Z। कहने का मतलब एटॉमिक मास में हम लोग क्या घटाते हैं, एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक मास से 56 और एटॉमिक नंबर है 26, तो 56 में हम लोग क्या घटाएंगे, 26, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 30 है ना। तो यहाँ पे हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है ना। तो आपको हम और आगे ये नहीं बताएंगे, आपको खुद से बनाना है, ये भी सेम है उसी तरह से, ठीक है, ये भी आपका सेम है ना। क्या करना है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया है, एटॉमिक मास ऊपर में दिया है, आपको पूछता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये तो डायरेक्ट निकल गया। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी बता दिए ना, A - Z, यानी एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक नंबर को घटाएंगे। अब एटॉमिक मास यहाँ पे देखिए 231 है और हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, 89, तो 231 में 89 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 142, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इन, देखिए यहाँ पे सोडियम है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 38 और इसका एटॉमिक मास होता है 88, है ना। तो 88 में 38 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 50 आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द एलिमेंट 13, 14 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कहने का मतलब कि कोई एटम है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें है हमारा जो प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे प्रोटॉन बोला, पहले क्या बोला है, जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 13 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 14। तो कहता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखिए जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, यानी उसका एटॉमिक नंबर होगा 13। और जो हमारा एटॉमिक मास निकलता है, यहाँ पे पूछ रहा है फिर न्यूट्रॉन कितना होगा ना, क्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग एटॉमिक मास में, ध्यान देना, यहाँ पे पूछ रहा है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, हमको पूछ रहा है एटॉमिक मास, है ना। तो मास निकालते कैसे, दोनों जोड़ देते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट दी कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कहने का मतलब ये चारों हमारा जो सेट दिया है इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो सब में 18 आएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसमें देखिएगा तो सबका अलग अलग है ना, किसी में सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव व्हिच वेवलेंथ इज 10 nm, यानी 10 नैनोमीटर। हमारा क्या दे दिया है, हमारा दे दिया है वेवलेंथ, है ना, हमारा लेमडा का वैल्यू दे दिया है और हमको क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू C/λ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेमडा का वैल्यू लिखेंगे, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसका वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम जब इसको पूरी सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा म्यू का वैल्यू आएगा 2 × 10⁻16 हर्ट्ज। कोई दिक्कत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डैश फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रोटॉन हिट द मेटल सरफेस। देखिए क्या बोल रहा है कि जब हमारा कोई मेटल सरफेस रहता है उस पर हमारा फोटोन, यानी फोटोन कहने का मतलब होता है कि सनलाइट, है ना। जब सनलाइट किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं जैक 2024 का क्वेश्चन है। बोलता है दिस सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्मर सीरीज। जो बाल्मर सीरीज होता है वही हमारा विजिबल रीजन में होता है, यानी वही सिर्फ हमको दिखाई देता है, बाकी कोई भी सीरीज हमको दिखाई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप
फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्टेन। कहने का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा, और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है ना। तो क्या क्या बोल रहा है कि थर्ड ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में, तो वो किस सीरीज में आएगा। तो जो हमारा n=1 यानी पहला जो सीरीज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, दूसरा को बोलते हैं बाल्मर सीरीज, तीसरा को बोलते हैं हम लोग पास्चन सीरीज। तो वो पास्चन से कहाँ आ रहा है, तो हमारा आ रहा है बाल्मर सीरीज में, है ना। तो हमारा कहीं थर्ड से सेकंड में आ रहा है, तो कहने का मतलब किस में आ रहा है, हमारा ये सेकंड है ना, ये हमारा थर्ड है, तो सेकंड में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है यानी बाल्मर में आ रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ इसका तो सी होगा और इसका ये हो जाएगा ना। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये जैक 2024 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, हमारा वेवलेंथ पूछ रहा है और हमको दे दिया है क्या, मास दे दिया और वेलोसिटी दे दिया। तो ये हम लोग निकालेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन से। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एच अपॉन हो जाता है यहाँ पे एम भी। कोई दिक्कत है, ये हो गया हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, एम यहाँ पे मास है और भी यहाँ पे क्या है हमारा, तो भी हमारा वेलोसिटी है। जब सभी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे है ना, तब जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है 19 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 6.626 × 10⁻⁻34 मीटर, है ना। कैसे करना है आपको बता ही दिए ना। यहाँ पे हमारा लैम्बडा रहेगा, यहाँ पे एच का वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 लिखेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाता है एम भी। तो एम का मास यहाँ पे दिया है ना, कितना दिया 0.1 kg और वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, बस आपको सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं जैक 2023 का क्वेश्चन है ना, लगातार 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, बस डिजिट अलग है। अब ध्यान देना है, बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल ऑफ मास 60 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है इसका मतलब लगभग जो है, कहने का मतलब वो कितना आएगा वेवलेंथ, है ना। अप्रॉक्सीमेट कहने का मतलब होता है लगभग, है ना। तो कितना वेवलेंथ आएगा, तो अभी सेम जो फॉर्मूला लगाएं, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है एच अपॉन एम भी। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, ये मास हम लोग हमेशा लेते हैं केजी में, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग उसका एसआई यूनिट में पहले ले आते हैं। और मास का एसआई यूनिट क्या होता है आपको बता ही चुके हैं ना, उसका होता है किलोग्राम यानी केजी होता है। लेकिन यहाँ हमको दिया है ग्राम में, तो इसको बदलेंगे किसे, पहले बदलेंगे इसको ग्राम में, केजी में। ग्राम में दिया है, इसको बदलेंगे किस में, केजी में। तो हमारा 60 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से यानी 1000 से भागा देंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, अब यहाँ बच गया से 100, यहाँ बच गया 6, है ना। इसको फाइनली जब हम लोग बनाएंगे ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 और नीचे है 100, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 0 है ना, तो 10⁻2 हो जाता है। अब ये वाला जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा 6 × 10⁻, ये प्लस में पावर तो ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी फाइनली 6 × 10⁻⁻2 क्या आ जाएगा हमारा, तो केजी आ जाएगा, है ना। अब देखिए मास मिल गया हमको, वेलोसिटी तो ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो आपको बता ही दिए अभी कितना होता है 6.626 × 10⁻, कितना हो गया, तो 34, माइनस में नहीं होता ना, 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये होता है हमारा किसका, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, है ना। इसको याद रखना है, इसको ऊपर में रखेंगे, नीचे रखेंगे अभी जो हम वैल्यू लाए हैं 100, 6 × 10⁻⁻2 और यहाँ पे हमारा कितना मीटर पर सेकेंड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो जो आपका सही आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर कितना 20 का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है हु फाउंड आउट अबाउट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो आपको पता होगा कि ड्यूअल बिहेवियर के बारे में डी ब्रॉगली ने ही बताया था कि कोई भी मैटर है उसके पास 2 नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर, है ना। और उसी से डी ब्रॉगली अपना इक्वेशन बनाया था। चलिए अगला है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो रिलेशनशिप बताता है मोमेंटम और किसके बीच में, रिलेटिव पोजीशन के बीच में। तो उसके बीच में ये जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, क्या वो इंडिपेंडेंट होता है, इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिए जो हमारा हाइजेनबर्ग है वो क्या बताता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, तो ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है किसका, h/4π का। यही ना कहता है किसका होता है h/2π, किसका होता है h/4π
4 पाई का होता है, ठीक है। किसका होता है? h/4 पाई का। ये हो गया हमारा क्या? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन। अब हमको पूछ रहा है बताइए इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है। तो हम लोग जब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमारा जो रिलेशन पूछ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एक्स यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे गुना में इधर आएगा, भागम होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 1/Δp। यानी देखिए एक ऊपर में है एक नीचे में, तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यही ना रीजन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल 60 मीटर। ये सेम है, देखिए ये क्वेश्चन और यहाँ पे ये 20वां नंबर क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको बना लेना है आराम से, ठीक है। चलिए अगला बोलता है विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो अभी बता चुके हैं डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, है ना, ये होता है। या फिर एम भी बराबर होता है किसका? पी का। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p होगा या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv होगा। तो यहाँ पे खोजना है लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv कहीं है, तो देखिए यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv है। बाकी लैम्बडा इज इक्वल टू ध्यान देना है यहाँ पे कहीं भी ऊपर में h, देखिए यहाँ पे p बराबर हो गया, कहीं भी नहीं मिल रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू, क्या बोल रहा है कि 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा और l का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए n का वैल्यू कितना है? 2 है, और यहाँ पे हमारा p, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए s और p, s का वैल्यू होता है 0 तो p का वैल्यू था 1, तो l बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी n बराबर 2 और l बराबर 1। तो n बराबर 2 और l बराबर 1 कहाँ है? देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है हमारा 2s, तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए n का वैल्यू क्या होगा और l का वैल्यू। तो n का वैल्यू कितना है? 2 और l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि s का वैल्यू होता है 0, तो हमारा n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 0। तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 0 कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में, है ना। चलिए 26वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देख सकते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज ही के वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, आपको पता होगा कि क्वांटम नंबर 4 होता है ना, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोलता है डी सबसेल कैरेक्टराइज बाय। जो डी सबसेल होता है उसको हम लोग किसके आधार पर बांटते हैं, यानी डी सबसेल का वैल्यू क्या होता है वो हमको पूछ रहा है। तो एस सबसेल का वैल्यू होता है 0, पी सबसेल का होता है वैल्यू 1, तो डी सबसेल का वैल्यू कितना होता है हमारा? तो होता है 2। लेकिन डी सबसेल और जो सबसेल होता है वो हमारा एल बराबर होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बराबर 2। कहने का मतलब जो सबसेल के बारे में बताता है वो हमारा कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसको डिनोट करते हैं किससे? एल से। तो यहाँ पे एल का वैल्यू होगा ना। चलिए तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है? तो आज ही बताएं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज के बारे में, है ना, तो साइज ऑफ द ऑर्बिट के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला बोलता है व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल हुज एल इज इक्वल टू 1। एल का वैल्यू दिया है 1 और एल का वैल्यू कहीं 1 है, तो ये हमारा कौन सा सबसेल होगा? ये हमारा होगा पी सबसेल, क्योंकि एस का वैल्यू 0 होता है, तो 1 किसका रहेगा? पी का वैल्यू ना। अब बताइए कि पी का शेप कैसा होता है? पी का शेप, एस का शेप होता है स्फेरिकल, पी का सबसेल होता है शेप होता है डम्बल, आपको बताया ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3D ऑर्बिटल। क्या लिखा है? 3D। तो आज ही बताएं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो n का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, l का वैल्यू यहाँ पे d है, तो d का वैल्यू कितना होता है? SPD, यानी 0 1 2, तो 3 माइनस 2 और माइनस 1, है ना। 3 में 2 गया तो 1 बचा और 1 में 1 गया, कितना बचेगा? 0, यानी इसके पास एक भी नोड्स नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3s। देखिए सेम है, 3s में पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। अब n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू यहाँ पे देखिए s का वैल्यू होता है 0, तो 0 लिख दिए और 1 का 1, 3 में 0 गया 3 और 3 में 1 गया 2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। 3s में क्या हो जाएगा? 2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4। कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का वैल्यू कितना है? 4, यानी कि 4th ऑर्बिट है। n हम बता चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिट के बारे में, है ना। तो n का वैल्यू है 4। तो बताइए कि जो 4th ऑर्बिट होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आपको हम लिखने सिखाएं कि 2n² में हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4 है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का मतलब n का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो 4 4 जा कितना होता है?
4 6 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 32। कोई दिक्कत है? यानी चौथा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 32। आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, तो फोर्थ ऑर्बिट में 32। अगला द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल विच क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 और एज इक्वल टू 2। देखिए n इज इक्वल टू कितना है 3 और l इज इक्वल टू कितना है 2, तो ये हमारा क्या रहेगा? तो n का वैल्यू है 3, तो पहले 3 लिखते हैं, l बराबर है 2, तो देखिए 0 1 2 SPD, तो क्या बन जाएगा 3D। कोई दिक्कत है? चलिए हमारा 3D कहाँ पे है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है 3D। और ये जैक 2022 का क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन है कभी ना कभी पूछा गया है और उसी तरह का बताएं ताकि इस बार भी आपका बन जाए। क्या बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल विथ डिफर इन, ध्यान देना है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रेजेंट कहाँ है एम सेल में। बाहर से बात करो, ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल विथ डिफर इन, ध्यान देना है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट कहाँ है एम सेल में। देखिए पहला को हम लोग बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम एन, है ना, तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग के सेल, एल सेल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। तो प्रेजेंट कहाँ है हमारा एम सेल में प्रेजेंट है, यानी तीसरा हमारा ऑर्बिट में क्या है प्रेजेंट, क्या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो बोल रहा है कि इन चारों क्वांटम नंबर में उसका क्या अलग होगा, डिफर करने का मतलब होता है डिफरेंट। तो आपको हम आज ही बताएं कि ये तीनों इसका सेम होगा, लेकिन हमारा इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक का हो जाएगा -12, एक का हो जाएगा +12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन कैन इंटर इनटू द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल व्हेन, ध्यान देना है कोई इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करेगा किसी ऑर्बिटल में, कब? तो आपको बता दे जब उसका एनर्जी कम होगा, जब उसका एनर्जी क्या होगा कम होगा, यानी n प्लस एल का वैल्यू, एनर्जी हम लोग निकालते हैं n प्लस एल से, तो n प्लस एल का वैल्यू जब कम होगा तब क्या होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको लिखना है वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वहाँ पे थोड़ा मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है ना, तो यहाँ पे लिखेगा n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका n माइनस एल, यहाँ पे लिखा है आपका सिर्फ n और यहाँ पे लिखा है सिर्फ l। कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ n माइनस एल इज मिनिमम, वैल्यू ऑफ n इज मिनिमम और वैल्यू ऑफ l इज मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n प्लस एल जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और n प्लस एल का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम होगा, और एनर्जी जब मिनिमम होगा तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर आप कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसको सुधार के हम भेज दिए थे एक फोटो भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोलता है फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग इज, ध्यान देना यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है यहाँ पे 3, है ना, फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। ध्यान दीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो हम आज बताएं कि जितना रहेगा n का वैल्यू उसमें उतना ही ऑर्बिटल रहेगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो उसमें क्या ऑर्बिटल रहेगा 3 को, n का वैल्यू कहीं 2 रहेगा तो उसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा 2, n का वैल्यू 5 रहेगा तो उसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा 5, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, यहाँ पे 3 आप लिख लीजिएगा सुधार के। बोलता है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और ये जैक 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए 4d रहे चाहे 3d रहे चाहे 5d रहे, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, तो 4d रहे या फिर कुछ रहे उसमें हमेशा d है तो कितना लेगा इलेक्ट्रॉन 10 लेगा ना मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सेम है 3d, तो d है ना, तो d में आपको पता होगा कि 10 लेता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 और आपको f में पता होगा 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे d है तो कितना हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट दैट्स इलेक्ट्रॉन इंटर इन द सबसेल द लिस्ट एनर्जी, है ना, और ये जैक 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि बताइए कि कौन ऐसा रूल या फिर प्रिंसिपल है जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन तभी सबसेल में जाएगा जब उसका एनर्जी कम रहेगा। तो ये कौन सा हमारा जो रूल है वो हमारा है अफवाहों का प्रिंसिपल, है ना, यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिट में जाएगा, उस सबसेल में जाएगा जिसका एनर्जी क्या रहेगा सबसे कम रहेगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, और देख सकते हैं ये जैक 2022 का क्वेश्चन है ना, कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर अलग होगा। ये कौन कहता है? तो आज ही हम आपको बताए हैं, ये कहता है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। ये बात कौन कहता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बात कही गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है,
अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 42 नंबर, अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट। अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार कौन सा ऑर्बिटल को हम लोग पहले भरेंगे, तो जिसका एनर्जी कम रहेगा, इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम है कि इसका कम है, सबसे कम एनर्जी किसका है। तो आपको अभी हम बताएं कि एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है n+l। n का वैल्यू यहाँ पे 5 है और यहाँ पे d। अब ध्यान दीजिए, ये 5 वाला तो वैसे खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा ना। हमको अब कंपेयर करना है किस में, 4 वाला में। किस में कंपेयर करना है, 4 वाला में। एक है 4p और एक है 4s। तो n का वैल्यू है यहाँ पे 4, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। p का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, sp यानी 0 और 1। तो यहाँ पे l का वैल्यू 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना देगा, 5 देगा ना। और यहाँ पे 4s है, तो देखिए n+l निकालेंगे तो n का वैल्यू 4 है और s का वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए n+l का वैल्यू किसका आया है, इसका ज़्यादा आया है ना। ज़्यादा कहने का मतलब इसका वैल्यू हम निकाले थे किसका, ये निकाले थे 4p का और ये निकाले थे 4s का। तो इसका देखिए, इसका वैल्यू ज़्यादा आया है, इसका वैल्यू कम आया है। तो जिसका वैल्यू कम आएगा उसका एनर्जी कम रहेगा, यानी 4s का एनर्जी कम है किससे, 4p से। तो जिस सबसे कम एनर्जी 4s का है ना, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कुछ। चलिए बोलता है विच एटम इज इन क्या बोलता है, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन He21। अब देखिए ये हमारा नोबल गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये जैक 2022 का क्वेश्चन है। जो हमारा हीलियम दिया है और हमारा दिया है 2s1, तो ये किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, यानी टोटल है कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो 3 किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम का, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो क्रोमियम है और 24 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ध्यान देना। इसको हम लोग नोबल गैस के आधार पर करेंगे। आर्गन, आर्गन का होता है 18, इसके बाद आता है हमारा 4s और फिर आता है हमारा 3d, है ना। 18 इसमें भर दिए, इसमें एक भरेंगे 19 और इसका एटॉमिक नंबर 24 है ना, तो इसमें भरेंगे 5। ये एक्सेप्शन आता है, इसमें 2 नहीं जाता, इसमें 1 जाता है और इसमें 5 जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं ना। तो इसमें 4 को भरेंगे तो ये अनस्टेबल रहेगा, ये चाहेगा स्टेबल होने के लिए, इसलिए ये होगा हमारा सही आंसर। तो देख सकते हैं इस तरह से कहाँ लिखा है हमारा, तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए बी में, है ना। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना, क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है, अब बस ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 क्वेश्चन है, आराम से देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 45 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्रोमियम हटा देना है ना, यहाँ पे क्रोमियम नहीं होगा। Z बराबर है 27, यानी एटॉमिक नंबर है 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, देखिए 18 ले लेगा हमारा आर्गन में, फिर इसके बाद आता है 4s और आता है 3d। कोई दिक्कत है। अब हमारा है 27, तो 18 इसमें ले लिया, 2 20 और इसमें 7 भरेंगे, 27 हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अब ऐसा कहाँ है, देख सकते हैं यहाँ पे आर्गन 4s2 और 3d7, 4s2 और 3d7 कहाँ है, देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। यहाँ पे नियॉन हटा के आपको सही करके आर्गन कर लेना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 46 नंबर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमको सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्रोमियम नहीं होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 18 ले लेगा आर्गन में, है ना, फिर होता है 4s, फिर होता है 3d, हमको भरना है 25, तो 18 2 20 और 5 25, है ना, यानी 4s2 और 3d 5। तो यहाँ पे कहाँ है 4s2 और 3d 5, यही ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, सेम क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है इसका 28। अब हमको 28 का कैसे करेंगे, देखो 18 ले लेगा आर्गन में, 18 ले लेगा किस में, आर्गन में, फिर होता है हमारा 4s और होता है हमारा क्या 3d। तो 18 हो गया और 2 20 और इसमें 8 भरेंगे, 28 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए 4s2 और 3d 8, 4s2 और 3d 8, देखिए 18 2 20 और 8 28, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बस 2-3 क्वेश्चन है। बोलता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe2+, और ये देख सकते हैं जैक 2024 का क्वेश्चन है। बोल रहा है Fe2+ यानी आयरन 2+ है, तो इसमें से जो डी इलेक्ट्रॉन होगा, कहने का मतलब जो हमारा डी वाला रहेगा सबसेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना पहले, उसके बाद आयरन 2 का। Fe है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आर्गन ले लेगा 18, है ना, फिर होता है 4s और फिर होता है हमारा 3d,
कोई दिक्कत है? 18 यहाँ ले लेगा, इसमें ले लेगा 2, कितना होगा 18 2 20 और इसमें ले लेगा 6, है ना। यहाँ पे डी कितना इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोल रहा है Fe2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो इसके पास Fe के पास अब कितना बचेगा? 24 को बचेगा ना। तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको बताएं कि बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो बाहरी ऑर्बिट कौन है? सबसे लास्ट वाला ये ना, 4th ऑर्बिट ना, ये तो 3rd ऑर्बिट है, ये तो अंदर रहेगा, बाहर में रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो बताइए इसमें कितना डी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है कुछ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, है ना। तो 6 देख सकते हैं कहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब बोल रहा है Mn2+ में बताइए डी में कितना लेगा? Mn जो होता है मैग्नीज होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 25, है ना। तो इसको कैसे भरेंगे ध्यान देना, यहाँ पे आर्गन 18 ले लेगा, 4s और 3d 18 हो गया, 2 20 और 5 25 हो गया ना। अब ध्यान देना, ये भी 2 को निकालेगा, 2 निकालेगा, इससे निकालेगा ना, ये तो 3 नंबर, ये है 4 नंबर, बाहर में 4 नंबर रहता है, तो इससे नहीं निकालेगा, निकालेगा किससे? इससे। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। तो देखिए डी में क्या को बच गया? 5 एक बच गया ना। तो इस समझना है इसको, ऐसा नहीं कि बाहरी वाला डी से ही निकाल देना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 5, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट वन ध्यान देना, यहाँ पे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और एटम आयन हैव आइडेंटिकल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका करेंगे, इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का करेंगे, इन दोनों का करेंगे। तो इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसा कौन सा कपल है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा? तो जिसका इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा तब ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो देखेंगे कि इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। बस इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे F+ होगा, है ना। तो देखेंगे इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि लिथियम, देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और एक है प्लस, तो इसमें बचा 2 इलेक्ट्रॉन। और हीलियम का एटॉमिक नंबर था 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। बाकी देखिएगा तो कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। देखिए क्रोमियम का कितना होता है और यहाँ पे है आर्गन, है ना। तो जो हमारा क्रोमियम होता है, कौन होता है हमारा? क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। और आर्गन का होता है 17, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं ना हुआ। देखिए सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। और पोटासियम का होता है 19, तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं ना हुआ। अब देखिए Fe+ है ना। Fe+ कहने का मतलब होता है आयरन का होता है 9 और ये है प्लस, कहने का मतलब 1 दे दिया है, तो F के पास कितना है हमारा? 8 एक बचा ना। और नियोन का होता है एटॉमिक नंबर 10, तो ध्यान देना 10 का 10 है। तो देखिए ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं ना है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो दोनों का एक ही जैसा होगा ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? इसी तरह से जो है हम हर एक चैप्टर का आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में, एक टॉप हर एक चैप्टर का 50-50 आपको मिलने वाला है क्या? MCQ क्वेश्चन। चलिए।